आज की क्लास शुरू करते हैं बिना एक भी देर किए हुए। तो सबसे पहले कल जो हम लोगों ने बातें की थी हम उसको रिकैप करेंगे। कल आपने समझा कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट, जो मेजर दो पार्ट होते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनेशन आपने समझी। प्रेडिकेट क्या होता है? रिंकू सिंह, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए, सभी लोग माइक ऑफ रखिए। तो आपने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट बेसिकली, यस, प्रेडिकेट की आप पहले बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज किसी न किसी काम में बिजी है, हर चीज की अवस्था होती है। तो जब भी कोई हम बात करते हैं, हम अपने आसपास की चीजों के बारे में ही बात करते हैं। तो जब भी कोई हम बात करेंगे तो हमारी बात में दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे आसपास की कोई वस्तु, दूसरा उसका क्रियाकलाप या उसकी अवस्था। तो सेंटेंस के जिस हिस्से में, अपनी बात के जिस हिस्से में हम उस वस्तु को मेंशन करते हैं, नाउन के फॉर्म में करें, प्रोनाउन के फॉर्म में करें, वो हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है। और जिस हिस्से में हम उसकी एक्टिविटी बताते हैं या उसकी अवस्था, स्टेट बताते हैं, उस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट हिस्से में जो मुख्य शब्द है वो नाउन होता है, और प्रेडिकेट हिस्से में जो मुख्य शब्द होता है वो वर्ब होता है। ये चीजें आपको बताई थी हमने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में भी समझा था। नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें ये दो चीजें जो है ये नेमिंग वर्ड है। एक वस्तुओं को नाम देने वाले शब्द और दूसरे क्रियाकलापों को नाम देने वाले शब्द। और यही सबसे इम्पोर्टेंट या मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच है। बाकी सारे के सारे आपके जो है वो एक डेकोरेटिव हैं, असिस्टेंट के रोल में है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ स्पीच आपके दो ही हैं, नाउन और वर्ब। नाउन सारी की सारी वस्तुओं को नाम देने वाले शब्द, और वर्ब सारे के सारे क्रियाकलापों को नाम देने वाले शब्द, आप उन्हें वर्ब कहते हैं। तो ये दो तरह के शब्द होते हैं। इसके बाद में नाउन, जितने भी नाउन हैं, जितने भी, उनकी विशेषताएं होती हैं। हर चीज का अपना शेप है, साइज है, कलर है, क्वांटिटी है, नंबर है। तो आप नाउन को अलग अलग तरीके से अलग करके देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कई बार ऐसी जरूरत होती है कि अगर आप नाउन के बारे में वो बातें ना बताएं तो समझने वाला कुछ और समझ सकता है। तो इसलिए अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अपनी बात को, जैसे आप देखते हैं कि एक नावलिस्ट जब अपना नावल शुरू करता है तो वो जो उसका नायक होता है वो पोर्ट्रे करता है उसे, और वो पोर्ट्रे करने के लिए उसका वो सारी चीजें बताएगा, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बताएगा, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताएगा। तो आप धीरे धीरे एक तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं। विलन की एक वो तस्वीर पोर्ट्रे करता है और धीरे धीरे आप बना लेते हैं। उस लोकेशन की वो जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में पोर्ट्रे करता है। तो ये सब करने के लिए वो क्या करता है? विशेषताओं का सहारा लेता है। तो ये जो विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो या स्थान का हो, इनको ही आप एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। इसी तरह से मैंने बताया कि जो ये वर्ब होती है ये एक एक्शन है, ये एक हैपनिंग है। और हैपनिंग कहाँ होती है, कब होती है, कैसे होती है, कितनी बार होती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी वजह क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेंटेंस में आप बता सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए। जैसे सोचिए कि जब भी कभी आप लिव वर्ब का यूज करेंगे, रहने वाली वर्ब, और अगर रहने का स्थान आप न बताएं तो ये कभी पूरी ही नहीं होती। आपको हमेशा बताना पड़ता है, आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन हियर देयर। तो जो भी है आपको बताना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी हैपनिंग है, बहुत सारी ऐसे एक्शन है कि जिनका टाइम या प्लेस या मैनर या फ्रिक्वेंसी आप ना बताएं तो अधूरी रह जाएंगे।
तो आपको बताना पड़ता है। तो किसी भी वर्ब के बारे में ये सब बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब हो गए। टाइम बताए, प्लेस बताए, मैनर बताए, फ्रिक्वेंसी बताए, पर्पस बताए, रीजन बताए, काज बताए, ये सारी चीजें आपकी जो है ये क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। तो ये नाउन और एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये एक एनालॉजी है। जो काम एडजेक्टिव नाउन के लिए करते हैं, यानी नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करना, ग्रामेरियन इसको ऐसे ही बताते हैं कि जो चीज नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करे हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे ही वर्ब के लिए कहते हैं कि जो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करे हम उसे एडवर्ब कहते हैं। हालांकि एडवर्ब की डिफिनेशन में थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। एडवर्ब वर्ब के बारे में तो बताता ही बताता है। एडवर्ब वर्ब का टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रिक्वेंसी वगैरह बताता ही बताता है। साथ ही साथ एडवर्ब क्या करता है, दो काम और करता है। ये जितने एडजेक्टिव होते हैं इनकी डिग्री घटाने बढ़ाने का काम। जैसे आपने कहा ही इज क्लेवर, वो चालाक है। अब क्लेवर एडजेक्टिव है, ए इज क्लेवर, और बी को आपने कह दिया बट बी इज वेरी क्लेवर, लेकिन बी बहुत चालाक है। तो अब क्लेवर ए भी है और बी को आपने जो है क्लेवर से पहले वेरी जो लगा दिया, इस वेरी ने क्या किया कि क्लेवरिटी की, क्लेवरनेस की डिग्री को बढ़ा दिया। जो क्लेवरनेस है उसकी डिग्री को बढ़ा दिया। तो एडजेक्टिव से पहले आकर जो शब्द एडजेक्टिव की डिग्री को मॉडिफाई कर देते हैं, घटा दे, बढ़ा दे, उन्हें आप एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, एडवर्ब। इसी तरह से एडवर्ब की भी डिग्री घटाने बढ़ाने वालों को भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। आप कहते हैं फास्ट और फिर कह देते हैं वेरी फास्ट, हार्ड वेरी हार्ड। तो बहुत सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं वेरी के अलावा। ऑलमोस्ट है, वेरी है, क्वाइट है, TOO है, सो है, एज है। बहुत सारे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करते हैं। तो उनको भी हम एडवर्ब कहते हैं, जो शब्द एडजेक्टिव से पहले आकर एडजेक्टिव की डिग्री घटाते बढ़ाते हैं, या खुद एडवर्ब से किसी दूसरी एडवर्ब से पहले आकर के एडवर्ब की भी डिग्री घटाते बढ़ाते हैं, उनको भी आप एडवर्ब कहते हैं। तो अगर आप एडवर्ब की कंप्लीट डिफिनेशन की बात करें तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पर। ये वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, उनका समय, स्थान, फ्रिक्वेंसी, मैनर वगैरह बता करके। किसी एडजेक्टिव की डिग्री घटा बढ़ा करके उसको भी मॉडिफाई करते हैं, उसके पहले आकर के। सिर्फ एक एनफ एक ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज किया जाता है, जिसकी डिग्री वो घटाता बढ़ाता है। अदरवाइज सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री उस एडजेक्टिव के पहले आएंगे या उस दूसरे एडवर्ब के पहले आएंगे जिसकी वो डिग्री घटाते बढ़ाते। तो ये एडवर्ब आपका हो गया, तीन तरह के शब्दों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब। तो ये जो चार पार्ट ऑफ स्पीच थे आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउन, एडजेक्टिव, नाउन और उसके क्वालिफायर एडजेक्टिव, और वर्ब और उसको मॉडिफाई करने वाले वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, या उन्हें मॉडिफाई करने वाले आपके जो एडवर्ब हैं। इसके बाद बात आई कि नाउन और एडजेक्टिव से मिल करके या नाउन अकेला आया हो, अगर हमें उसे बार बार रिपीट नहीं करना है तो उसकी जगह पर हम कुछ निश्चित शब्दों का यूज करते हैं। कुछ निश्चित शब्द, मतलब वो एक गिवन सिचुएशन में वही शब्द आएगा। जैसे कि ही है, सी है, आई है, यू है, वी है, इट है, दिस है, दैट है, ईच है, एवरी है, ऑल है, सम है, एनी है, नन है। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन लिमिटेड हैं, जिन्हें आप नाउन की जगह पर यूज करते हैं इस उद्देश्य से कि हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े बार बार, एक ही नाउन को हमें बार बार ना लिखना पड़े। इस उद्देश्य से आप नाउन की जगह पर इन शब्दों को आप यूज करते हैं और इन्हें प्रो नाउन कहते हैं। प्रोनाउन का जो नॉमेनक्लेचर है वो इंडिकेट करता है द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या ऑन बिहाफ ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ये एक अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। नाउन की जगह पर नाउन की रिपीटिशन को, रिपीट यूज को अवॉइड करने के लिए नाउन की जगह पर जिन शब्दों को आप यूज करते हैं वो प्रोनाउन हो गए। 5 हो गए ये। इसके बाद आया प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये दो ऐसे शब्द हैं जो लिंक करने का काम करते हैं। किन्हें लिंक करते हैं?
तो मैंने बताया कि प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन को लिंक करता है दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, और प्रीपोजिशन जिस नाउन को लिंक करता है माना जाता है कि प्रीपोजिशन उसे गवर्न करता है। ये ग्रामर की भाषा में ऐसा भी बोला जाता है। इसलिए जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आती है उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आज आपको कई सारी चीजें बताई जानी है, मैं पहले लिख दूंगा कि ये कौन कौन से शब्द आप समझने वाले हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आप ग्रामर के या सेंटेंस के जो समझने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, अपने बाद आने वाली नाउन को अपने पहले आने वाले शब्दों से लिंक करता है, जोड़ता है, रिलेट करता है। अब आप वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप अपने प्रीपोजिशन चैप्टर में जब जाएंगे तो सबसे पहले मैं रेन एंड मार्टिन की बात कर रहा हूँ, तो 3 एग्जाम्पल मिलेंगे। उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे नाउन प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। या कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन यही तीनों चीजें आपको मिलेंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है प्रीपोजिशन का फंक्शन है। इसके बाद कंजंक्शन के बारे में मैंने बताया कि जब भी आप कोई बात करते हैं तो कई बार एक बार में एक बात कहते हैं, और कई बार एक बार में आप कई बातें बोलते हैं। तो एक बार में एक बात कहना या लिखने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और उसी का एक प्रेडिकेट आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन बताने वाला प्रेडिकेट हो और चाहे स्टेट बताने वाला प्रेडिकेट, आप सिर्फ एक प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं, तो वो आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं जिनमें सिर्फ एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन कई बार आप एक बार में एक से ज्यादा बातें लिख देते हैं या एक से ज्यादा बातें बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब एक से ज्यादा बातें बोलेंगे तो एक से ज्यादा बातों का मतलब ही है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक से ज्यादा एक्शन और एक से ज्यादा स्टेट। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्शन प्लस एक्शन हो सकते हैं, एक्शन प्लस स्टेट हो सकता है, स्टेट प्लस एक्शन हो सकती है, स्टेट प्लस स्टेट हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका आगे पीछे कैसा भी हो सकता है। लेकिन एक से ज्यादा प्रेडिकेट होंगे तो उन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए जिन शब्दों को आप यूज करेंगे, या जो दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हो सकता है सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट अलग अलग हो, ये बात ध्यान दीजिएगा। हो सकता है दोनों प्रेडिकेट का एक ही सब्जेक्ट हो, कॉमन हो। ऐसी सिचुएशन में आप दोबारा सब्जेक्ट नहीं मेंशन करते, दोनों प्रेडिकेट को किसी शब्द से जोड़ देते हैं। या ये भी हो सकता है, ये कई तरह की सिचुएशन बनती है, ये भी हो सकता है कि दोनों जो आपके पेयर हैं उनके सब्जेक्ट अलग और प्रेडिकेट अलग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक और दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट दूसरा। तो ये मिला करके जब दो पेयर हो जाएंगे, दो बातें हो जाएंगी, तो उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का आप यूज करते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन यानी कंजंक्शन किसे जोड़ता है, बातों को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा सेंटेंस जब आप यूज करते हैं या जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तो आप उसे सेंटेंस कहते हैं। दूसरा छोटा सा सेंटेंस है, अलग है, आप उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज जो है मैंने कल जो आपको बताई थी तो वो आज थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था कि आई वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप लगाया, आई सा द ताज। तो अब देखिए अभी जो है ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एकदम अलग है, और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अलग है। जैसे ही आप इनको, अभी देखिए ये भी सेंटेंस कहलाएगा और ये भी सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एंड लगा देते हैं फुल स्टॉप हटा करके, आई वेंट टू आगरा एंड आई सा द ताज, आई यहाँ कॉमन है चाहे तो ना लगाए, तो जैसे ही आप ये करेंगे अब यही पार्ट क्लाज कहलाएगा। ये भी एक क्लाज हो गई और ये भी एक क्लाज हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्लाज की डिफिनेशन आप समझ लीजिए, मैंने कहा था बताएंगे आपको। तो जब भी कोई सेंटेंस अकेले आएगा वो सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही
वो किसी दूसरे सेंटेंस के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तो वो खुद भी क्लाज हो गया और वो भी क्लाज हो गया। तो एक सेंटेंस जब किसी बड़े सेंटेंस, अब ये पूरा मिला करके सेंटेंस कहलाएगा, ये दोनों मिला करके सेंटेंस कहलाएंगे और अलग अलग दोनों क्लाज कहलाएंगे। तो इसके लिए एक बेहतरीन एनालॉजी मैं आपको देता हूं। जैसे कि सपोज एक ग्रोसरी शॉप को रन करने वाला कोई एक व्यक्ति है, एक, तो वो ओनर कहलाता है, उसका मालिक कहलाएगा वो। लेकिन सपोज उसका भाई बगल में दुकान किए हुए है और दोनों अलग अलग दुकान चला रहे हैं, तो वो भी अपनी दुकान का ओनर है, वो भी अपनी दुकान का ओनर है। लेकिन वो एक दिन उन्होंने बीच की दीवार गिरा दी, दोनों दुकानों को एक कर दिया। अब दोनों मिल करके चला रहे हैं, तो दोनों अब क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। अकेला कोई ओनर नहीं है, ये भी पार्टनर वो भी पार्टनर, दोनों को मिला करके ओनर। अब ओनरशिप दोनों की हो गई, तो दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो दे आर ओनर, ओनर। और जैसे ही अलग अलग बात करेंगे दे आर पार्टनर, मिल चुके हैं तब। तो यही यहां पर भी सिचुएशन है कि ये भी सेंटेंस था, ये भी सेंटेंस था। जैसे ही आपस में मिले इनका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, कुछ नहीं बदला, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, ये भी क्लास हो गया, ये भी क्लास हो गया, दोनों मिला करके अब सेंटेंस। तो क्लास इज नथिंग, ओनली अ सेंटेंस विद इन सेंटेंस। क्लास कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है? सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को क्लास कहते हैं। तो जब भी क्लाज शब्द आएगा तो ये आपको दिमाग में अपने बिठा लेना है, ये 100% कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस ही है। यहाँ 100% एक से ज्यादा प्रेडिकेट है, एक से ज्यादा पेयर हैं, तभी ये क्लाज शब्द यहाँ पर यूज हुआ है। क्लाज का मतलब ही है, क्लाज सारे लक्षण सेंटेंस के रखता है। क्लाज में सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, सब कुछ होगा। बस इतना है कि वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा है, कोई और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका पार्टनर बना हुआ है, इसीलिए ये भी क्लाज वो भी क्लाज। और कभी कभी हम इन क्लाजेज में से किसी एक क्लाज को मेन क्लाज बोलते हैं और किसी दूसरी क्लाज को, दो तरह की क्लाजेज होती हैं आपकी, एक तो सेंटेंस में आप मेन क्लाज कह देंगे और दूसरी वाली जो क्लाज है उसे आप कभी कोऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, कभी सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। अब ये एक बड़ा बृहद विषय है, तो इसको हम अलग से कवर करेंगे, अभी विषयांतर हो जाएगा, डिविएशन हो जाएगा, इसलिए हम अब उस पर नहीं जा रहे। तो कल क्लाज की बात आई थी तो मैंने बता दिया। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इनफैक्ट जो है अलग, ये भी एक चैप्टर है, पूरा समझाया जाएगा। फ्रेज भी एक शब्द समूह होता है, लेकिन उसके अंदर आप कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ट्रेस नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो आपका फ्रेज है। और अलग से बहुत अच्छी तरह से आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज समझाए जाएंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी कल जो हुई बातें थी वो है। अब आज आप क्या सीखने वाले हैं मैं वो पहले बता देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, जिससे कि आपका परसेप्शन और अच्छा हो। तो देखिए, आज आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाले हैं। एक, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम भी है, उसके बारे में भी आएगी। अब ये भी, तो ये आपकी एक तरह की चीजें हो गई जो आप सीखेंगे। नंबर 4 आप सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आगे एक्टिव पैसिव में यूज आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इसी तरह से यूज होता है एक और ऑब्जेक्ट जिसे आप कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके बारे में आप समझेंगे। और अब इनको चाहते तो दो पार्ट में कर सकते थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ठीक है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट आपके दो तरह के होते हैं, इस बात को भी आप समझेंगे। एक आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है
तो सब्जेक्टिव भी समझेंगे और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी समझेंगे। और मुझे लगता है इतना समझते समझते क्लास ये पूरी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये अगर आपने इनको अच्छी तरह से पकड़ लिया तो बहुत बड़ी आपके लिए ये लर्निंग हो जाएगी आज की। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोनों तरह के कॉम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये चीज आप समझने वाले हैं। और कल मैंने आपसे बताया था कि भाई सब लोग बुक ले लीजिए। अगर आपके पास बुक होगी तो आप बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि मुझे समझाने में आसानी रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। अल्टीमेटली हमारा गोल लर्निंग है। अब लर्निंग के जो टूल्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, अगर आपके पास वो नहीं है, उनकी कमी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस बुक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम। तो ये दरअसल एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट ही है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं टॉप में लिख देता हूं, एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट, एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट। अब ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना तो तय है, लेकिन प्रेडिकेट कितनी तरह के हो सकते हैं। तो प्रेडिकेट मैंने आपको बताया कि एक एक्शन वाले प्रेडिकेट, दूसरा स्टेट वाले प्रेडिकेट। तो मैं यहां पर पहले जो दो सेंटेंस लिखता हूं वहां पर मैं एक्शन वाले प्रेडिकेट का यूज करूंगा और इसके बाद स्टेट वाले। हालांकि एक्शन वाले प्रेडिकेट के लिए मुझे कम से कम 5 सेंटेंस लिखने होंगे, तो इसलिए थोड़ी मैं लाइन बाद में ड्रा कर लेता हूं। तो देखिए, जब भी आप एक्शन यूज करते हैं तो दो तरह के एक्शन आपके आसपास हो रहे हैं, जिसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके आसपास जितने क्रियाकलाप हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी उस एक्शन को परफॉर्म करने के वाले की जरूरत होती है, जिसे आप डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब डूअर, हिंदी में इसीलिए इसे कर्ता बोलते हैं, कर्ता धर्ता, यानी जो किसी काम को करे। तो जैसे कौन से वो एक्शन है जिसमें सिर्फ एक नाउन या सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे आपका हंसना, हंसने में किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हंसने वाले की जरूरत है। जैसे आपका सोना, आपका जागना, आपका रोना, आपका उठना, बैठना, आना, जाना। तो ये ऐसे वर्ब हैं जिसमें किसी की जरूरत नहीं है। हंसने वाले में सिर्फ हंसने वाले, हंसने में सिर्फ हंसने वाले की जरूरत, सोने में सिर्फ सोने वाले की जरूरत, रोने में सिर्फ रोने वाले की जरूरत, बैठने में सिर्फ बैठने वाले की जरूरत। तो ये वो वर्ब हैं जिनको किसी दूसरी नाउन की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ डूअर नाउन से कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ डूअर नाउन, यानी सिर्फ सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी वर्ब को जिसको किसी और नाउन की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी बात वर्ब से ही कंप्लीट हो जाती है। वर्ब अपने आप में कंप्लीट होती है। ऐसी वर्ब को ग्रामर की भाषा में इंट्रांजिटिव वर्ब आप कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कंप्लीट प्रेडिकेशन मतलब उनका जो प्रेडिकेट है वो उनसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहां पर अगर वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब आप कंप्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन मैं सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब भी यहां पर लिख रहा हूं, ये आगे आपको बता दीजिए। अगर आपके पास किताब है तो आप एग्जाम्पल उसी के साथ देखते हुए चलेंगे। कल मैंने आपको बताया था बुक 2 में पार्ट 3 चैप्टर नंबर 30 वर्ब स्ट्रक्चर। तो वहां पर पैटर्न नंबर 1 पे चलना है और इसको समझना है जल्दी जल्दी से सारी चीजों को, क्योंकि टाइम कम है। तो एग्जाम्पल हम सीधे एग्जाम्पल बताते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो उन्हें ध्यान से सुने, और आप वीडियो देख देख करके चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो अगर आप लोग नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाइए अपने कंटेंट्स में। आप देखिए बुक 2 में पार्ट 3 होगा और पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 30 है वर्ब पैटर्न स्ट्रक्चर। उसमें पहला पैटर्न
अब पहला पैटर्न का जरा मैं पहला सेंटेंस देख रहा हूं, लिखा है बर्ड फ्लाई। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उड़ना, उड़ने में किसी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चिड़ियों की जरूरत थी जो उड़ने वाले हैं, डूअर या सब्जेक्ट। बात पूरी हो गई। एक तरफ बर्ड, दूसरी तरफ फ्लाई, चिड़िया उड़ती, बात खत्म। तो फ्लाई के बाद कुछ नहीं लिखना पड़ा। ये ऐसा प्रेडिकेट है जो वर्ब से ही पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में इसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं, बिना कर्म वाली, जिसको किसी की जरूरत नहीं। दूसरा सेंटेंस लिखा है फायर बर्न्स। फायर बर्न्स, आग जलती है। अब जलना, जलने में भी सिर्फ जलने वाले की जरूरत है। अभी मैं दूसरी बात भी करूंगा, लेकिन अभी पहले इसको समझिए। इसमें सिर्फ जलने वाले की जरूरत है, वो है फायर, आग, डूअर, और बर्न, उसका जलना। बात खत्म। कोई तीसरी चीज नहीं, सिर्फ दो चीजों से बात खत्म, डूअर और उसका एक्शन। क्योंकि एक ऐसा एक्शन है जिसको किसी और की जरूरत ही नहीं। तीसरा सेंटेंस लिखा है द मून इज शाइनिंग। चांद चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा और उसका चमकना, बात खत्म। चमकना, चंद्रमा की जरूरत थी, बात खत्म। तो शाइनिंग आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया की तरह यूज किया गया। उसी के बाद फुल स्टॉप लगा है, कोई दूसरी चीज नहीं। इसी तरह लिखा है द बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। अब रोने में किसकी जरूरत है? सिर्फ रोने वाले की, वो है बच्चा। याद रखिएगा, किसी भी एक्शन का डूअर हमेशा उसके पहले लिखा जाता है। जब आप इसको, इस अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो कोई ना कोई अनयूजुअल बात होती है, तब करते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो द बेबी इज क्राइंग आपका यहाँ पर हो गया। तो क्राइंग देखिए अकर्मक या इंट्रांजिटिव एक्शन है, बात वहीं से खत्म। कमला वाज सिंगिंग, कमला गा रही थी। अब गाने के बाद क्या गा रही थी, अगर ये बता दिया होता तो वो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया के रूप में वहीं से फुल स्टॉप लगा दिया गया। और बातें भी बताई जाएंगी, पहले धैर्य पूर्वक इसे सुनिए, क्योंकि आपके मन में सवाल भी उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी ध्यान से सिर्फ सुनना है, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आगे लिखा है द बिल हैज रंग। घंटी बज चुकी है। अब घंटी और उसका बजना, तो घंटी बजने वाली, डूअर सब्जेक्ट और उसका एक्शन बजना, वहीं से बात खत्म। द सन रोज, सूरज निकल आया। अब यहाँ पर राइज की सेकंड फॉर्म रोज लगी हुई है, तो ये राइज मीन्स निकलना, और उसकी पास फॉर्म रोज निकल आया, बात वहीं से खत्म कर दी गई। तो आप पैटर्न नंबर 1 में देख रहे होंगे, जितनी भी सेंटेंस यूज हुए हैं आप अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से आप इनको एग्जाम्पल बनाकर लिख लीजिएगा इस नंबर 1 के बाद। तो ये पहला प्रेडिकेट है जिसमें वो वर्ब यूज होगी जो इंट्रांजिटिव होगी, और अगर इंट्रांजिटिव होगी तो बात यहीं से खत्म, उसके बाद कुछ आगे नहीं लिखना। ये भी एक्शन था। इसके बाद हम दूसरे एक्शन की बात करते हैं। दूसरा आपका जो है एक्शन क्या होगा, जिसमें सब्जेक्ट तो सब जगह आना ही आना है। अब दूसरी वर्ब आपकी कौन सी वर्ब है? एक ऐसी वर्ब, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं जिसमें कंपल्सरली एक नाउन की और जरूरत होती है। सिर्फ डूअर नाउन से काम नहीं चलता। जैसे मैं अभी बता दूं, मेरा पढ़ाना, टीच। अब देखिए जरा, टीच जो एक्शन है, वो एक्शन है, वर्ब है। लेकिन बताइए क्या टीच एक्शन किसी एक नाउन से, यानी डूअर नाउन मतलब टीचर, क्या सिर्फ टीचर से टीच एक्शन पूरा हो सकता है? अगर आप ना होते तो क्या मेरा ये टीच एक्शन हो सकता था? नहीं हो सकता था। टीच एक्शन पूरा करने के लिए एक तरफ टीचर तो दूसरी तरफ स्टूडेंट की जरूरत है, दोनों तरफ नाउन की जरूरत है। इसी तरह हेल्प देखिए जरा, मदद करना, क्या जब भी कभी हेल्प एक्शन अकर करेगा, हैपन होगा, घटित होगा, तो क्या किसी एक व्यक्ति या एक नाउन से काम चलेगा? जी नहीं। एक तरफ हेल्प करने वाला तो दूसरी तरफ हेल्प लेने वाला जरूर होगा। गिव एक्शन के बारे में देखिए जरा, कि कभी आप, ऐसा हो सकता है कि देने का काम हो रहा हो और एक ही व्यक्ति से हो जाए। एक तरफ देने वाला तो दूसरी तरफ जिसे दिया जाए या जो दिया जाए उसको लगाना ही पड़ेगा। तो वो सारे एक्शन, ऐसे बहुत सारे एक्शन आपके आसपास हैं। लंबी लिस्ट आपको दी जाएगी, लेकिन अभी तो सिर्फ समझाया जा रहा है, आपका समझना जरूरी है। अभी हम और तरीके से इनको भी समझाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। सिर्फ
बहुत ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं लोगों को बताता हूं कि ग्रामर एक उलझी हुई रस्सी है और उसके सिर्फ दो ही सिरे हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा पोजीशन ऑफ नाउन। अगर इन दो चीजों को आप पकड़ लें तो यकीन जानिए आप पूरी रस्सी को सुलझा लेंगे। जो लोग मेरे क्लास में बहुत दिनों से हैं, अभी भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, वो जानते होंगे कि इनका डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट। तो आगे आप बढ़ते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको पूरी लिस्ट भी हम देंगे, लेकिन आप ब्रीफ में समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिशन शब्द से बना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिशन का मतलब है कि एक्शन का लेन देन हो रहा, एक्शन ट्रांसफर हो रहा। जब एक नाउन से दूसरी नाउन को पास ऑन होगा एक्शन, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगी वर्ब। ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। और हिंदी में क्या किया, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपको कंपल्सरली एक और नाउन यहां लगानी ही पड़ेगी। तो चूंकि इसके बाद, इस वर्ब के बाद, और ये वर्ब ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब के बाद आने वाली नाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी का प्लेस है नाउन का। जितना इंपॉर्टेंट प्लेस नाउन के लिए सब्जेक्ट का प्लेस था, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेस नाउन के लिए ऑब्जेक्ट का प्लेस। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एक्शन आपका ट्रांजिटिव होगा, यानी ऐसा एक्शन जिसमें दो नाउन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके दोनों तरफ नाउन हो गए। वर्ब के पहले भी नाउन, वर्ब के बाद में भी नाउन, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। पहले वाली नाउन कौन है, एक्शन को परफॉर्म करने वाली नाउन। बाद वाली नाउन कौन है, एक्शन को रिसीव करने वाली नाउन। और ये अरेंजमेंट एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब भी कभी इसी अरेंजमेंट को आप उलट देते हैं, उसी को पैसिव कहते हैं। जब आप रिसीवर नाउन को पहले लिख देते हैं और डूअर नाउन को बाद में ले आते हैं, इसी के पैसिव वॉइस कहते हैं। याद रखिएगा, एक्टिव पैसिव का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो अरेंजमेंट है नाउन का, उसको बदलना, इसे ही पैसिव कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव इसीलिए कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही नाउन है। जहां दो नाउन होती हैं तो कई बार हमको इस नाउन को महत्व देना होता है। तो जब आप इस नाउन को हाईलाइट करना चाहते हैं, महत्व देना चाहते हैं, तो आप इसे पहले ले आते हैं और इस डूअर नाउन को बाद में ले जाते हैं, और ये अरेंजमेंट ही पैसिव कहलाता है। और जब डूअर नाउन को पहले रखेंगे, रिसीवर नाउन को बाद में रखेंगे, बीच में ट्रांजिटिव वर्ब रखेंगे, यही एक्टिव वॉइस है। तो ये आगे आपको समझाया जाएगा। तो ये देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर आपने जो वर्ब यूज की है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब भी कभी आप एक्शन को ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा डिनोट करेंगे तो दो चीजें होंगी, यानी अब जो आपका सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से एंड होगा, यहाँ का सेंटेंस वर्ब से ही एंड हो जा रहा है। इसके बाद आगे एक और इसी में आता है, हाँ इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब पैटर्न नंबर 3 पे आई, इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो को बीच में स्किप किया जा रहा है, उसको बाद में देखेंगे अभी। तो नंबर 3 पैटर्न पे आइए, आप जहां पर होंगे, जैसे लिखा है आई नो हिज एड्रेस। अब आप बीच में देखिए कि नो वर्ब इन्वॉल्व है। नो मीन्स जानना। तो जब भी जानने का एक्शन होगा, हमेशा दो चीजें होंगी, एक तरफ जानने वाला, दूसरी तरफ जो जानेगा। तो जानने वाला मैं, सब्जेक्ट की जगह नाउन आती है और नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकती है, तो यहाँ पर आई लगी हुई है, वो प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह हमेशा प्रोनाउन लग सकती है। तो आई हो गया सब्जेक्ट, और जो मैं जानता हूं वो क्या है, हिज एड्रेस, उसका पता। तो यहाँ पर हिज एड्रेस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर नो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर आप आई नो से केवल फिनिश करना चाहें, एंड करना चाहें, तो आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा जब तक आप हिज एड्रेस ना लिख दें। तो देखिए वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, ये गौर करिएगा। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा सेंटेंस लिखा है द बॉय हैज लॉस्ट हिज पेन। अब यहाँ लूज मीन्स होता है खोना। जब भी खोने की बात आएगी तो एक तरफ होगा खोने वाला, तो दूसरी तरफ जो खोया जाएगा। तो खोने वाला कौन है, लड़का, और जो उसने खोया है वो क्या है, उसका पेन। दोनों नाउन है, एक तरफ बॉय एक तरफ पेन, और बीच में लॉस्ट। तो द बॉय हैज लॉस्ट हिज पेन, लड़के ने अपना पेन खो दिया है। तो हिज हैज लॉस्ट जो है
वो टाइम के अनुसार, वो टेंस के अनुसार एक निश्चित रूप में ले जाई गई है। अदरवाइज आपको ध्यान देना है केवल लूज कि भाई खोने की बात जब भी आएगी तो एक तरफ खोने वाला होगा, दूसरी तरफ जो खोया जाए। तीसरे में है जो वर्ब इन्वॉल्व हुई है वो है ओपन। ओपन खोलना। अब खोलने में एक तरफ खोलने वाला तो दूसरी तरफ जो खोलेगा, तो यहाँ देख सकते हैं खोलने वाला मोहन है और जो खोल रहा वो दरवाजा है। दोनों तरफ आपकी नाउन है। मोहन आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और डोर आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मोहन आपका जो नाउन है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि डूअर नाउन है, और जो डोर है वो रिसीवर नाउन कही जा सकती है। हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा। अब यहाँ पर ब्रेक वर्ब इन्वॉल्व हुई है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, तोड़ने वाला हु है। जो भी जवाब आएगा, आंसर आएगा, वही डूअर हो जाएगा, तो उसका सवाल करने वाला भी वही रहेगा। तो हु सब्जेक्ट की तरह से आया है और द जग जिसे तोड़ा जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह आए। दो नाउन। मिस्टर पिट हैज बॉट अ कार। अब बाई मीन्स होता है खरीदना, तो खरीदने में भी दो नाउन आएंगी। एक तरफ खरीदने वाला, दूसरी तरफ जो खरीदा जाएगा। खरीदने वाले मिस्टर पीट है वो पहले लगे हैं, सब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो उन्होंने खरीदा है वो कार है, वो आपकी बाद में आई है, नाउन ऑब्जेक्ट है। एक बात मैं और आपको बता दूं, हालांकि आगे समझाया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट वाली नाउन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से अलग होगी। आगे कॉम्प्लीमेंट में जब ये बात आएगी तभी समझाएंगे। आगे लिखा है यू मस्ट वॉश योर सेल्फ। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो मैं बता दूं आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना करके रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आगे बहुत डिटेल में हम समझाएंगे। जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु को, सेम पर्सन, सेम थिंग, सेम प्लेस हो, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर उस वस्तु को कंपाउंड बना करके रखेंगे, जिसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ या सेल्फ लगा कर रखेंगे, और इस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगी। क्यों रिफ्लेक्सिव? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस सब्जेक्ट को मिल गया, पासान किसी और को नहीं हुआ। मदद आपने की खुद की, तो अगर खुद की मदद की तो मदद आपसे निकली और आप ही को मिल गई। यहाँ पर अपने आप को धोने की बात हो रही, किसी और को धोने की बात नहीं हो रही। किसी और को धोने की बात होती तो वो कर्म रूप में आता। लेकिन जब भी आप ट्रांजिटिव एक्शन परफॉर्म करेंगे और वो पलट कर आप ही के लिए होगा, अपने लिए ही होगा, तो आपको वहां पर सेल्फ या सेल्फ लगा के लिखना होता है, और उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा। तो यहाँ पर जो वाश है, वाश का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन में हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आप सेल्फ या सेल्फ लगा के लिखेंगे, कभी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब जो अपनी खुद की मदद करते हैं, तो मदद किसी और की नहीं, अपनी ही कर रहे हैं, मदद वापस उन्हीं को मिल जा रही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया देमसेल्फ। तो इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ लगाया गया है, आपको अपने आप को धो लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है योर सेल्फ है, हालांकि वाश आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है। एक तरफ धोने वाला होगा, दूसरी तरफ जिसे धोया जाए। इसके बाद है हेल्प। अभी हेल्प की हम बात कर रहे थे, तो एक तरफ मदद करने वाला, तो दूसरी तरफ जिसकी मदद की जाए। तो यहाँ मदद करने वाला आप देखिए वी है, प्रोनाउन आप हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं, और जिसकी मदद की जा रही है वो है द पुअर, गरीब, गरीब लोग। तो यहाँ पर द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया। अब ये पैटर्न नंबर 1 और पैटर्न नंबर 3, ये दोनों एक्शन रिलेटेड प्रेडिकेट के बेस हैं, आधार हैं। ध्यान से पकड़ लीजिए इनको, पूरी ग्रामर पढ़ाते हुए हम इनके बारे में बात करते रहेंगे। हमेशा आपसे कहेंगे पैटर्न नंबर 1 में जाओ, 3 में जाओ, 1 में जाओ, 3 में जाओ, हमेशा बताते रहेंगे, क्योंकि इनकी नीड सब जगह पड़ती रहेगी। तो ये आप 1 और 3 को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसी के स्ट्रक्चर और बढ़ाए जाएंगे। कभी कभी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। ध्यान दीजिएगा,
कभी कभी ये ट्रांजिटिव वर्ब थी जिसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया पैटर्न नंबर 3, लेकिन कभी कभी ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। अगर दो ऑब्जेक्ट ना हो तो बात अधूरी रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूं कि आई गेव हिम और फुल स्टॉप लगा दूं, तो यहां पर गेव के बाद हिम ऑब्जेक्ट लगा होने के बावजूद भी बात अधूरी है। अगर मैं कह दूं आई गेव माई पेन फुल स्टॉप, तब भी बात अधूरी है। मैंने अपना पेन दिया, अब यहां पर भी अधूरा है। इसमें भी गेव के बाद माई पेन आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बात अधूरी है। गेव के बाद हिम ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर भी बात अधूरी है। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं आई गेव हिम माई पेन, यानी हिम के साथ साथ अगर हम यहाँ पर माई पेन भी लगा दें, आई गेव हिम माई पेन, तो बात पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मैंने उसे अपना पेन दिया, अब बात कंप्लीट हो गई। तो आप देखिए ये गिव एक इतनी स्ट्रांग ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है, एक ऑब्जेक्ट से उनका काम नहीं चलता। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी, हमेशा आप पाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति वाला होगा, व्यक्ति से संबंधित, और एक ऑब्जेक्ट होगा वस्तु से। इस बात पे गौर करिएगा, जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट होगा व्यक्ति से संबंधित, जैसे यहाँ पर हिम है, हम यहाँ माई फ्रेंड भी लिख सकते थे, और दूसरा होगा वस्तु से संबंधित जो कि माई पेन है। जो व्यक्ति से संबंधित ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट समझा, अभी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो व्यक्ति से संबंधित ऑब्जेक्ट होगा, और जो वस्तु से संबंधित होगा ऑब्जेक्ट, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उनका ये अरेंजमेंट होगा। वर्ब के बाद पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पर्सन वाला, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पर्सन, व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? थिंग, वस्तु वाला ऑब्जेक्ट, और फिर बात पूरी हो जाएगी। तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब ही है, लेकिन ये कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है? जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी। व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर से हम वही चैप्टर नंबर 30 में अगला पैटर्न देखेंगे, पैटर्न नंबर 4। तो अब एग्जाम्पल के लिए पैटर्न नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए पैटर्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं, पहली जो वर्ब यूज की गई है वो है लेंड। लेंड की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। लेंड मीन्स उधार देना। अब उधार देने वाला तो एक है, आई, मैं, लेकिन उधार देने के बाद देखिए दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, एक लगा है हर और दूसरा लगा है माई पेन। तो मैंने उसे अपना पेन उधार दिया, मैंने उसे अपना पेन उधार दिया। तो हर व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट हो गया और माई पेन वस्तु वाला हो गया। आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा लिखा है द टीचर गेव अस होमवर्क। अध्यापक ने हमें होमवर्क दिया। तो यहां पर भी देख सकते हैं, अभी जो मैं वर्ब यूज कर रहा था गिव, उसी के अनुसार यहाँ पर गेव लिखा हुआ है। गेव के बाद अस, व्यक्ति वाला आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, और होमवर्क वस्तु वाला ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी हैव पेड हिम द मनी। हमने उसे धन का भुगतान कर दिया है या धन दे दिया है। तो हिम आपका यहाँ पर व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट हो गया, और द मनी वस्तु वाला हो गया, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम और द मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही लिखा है द ओल्ड मैन टोल्ड अस द होल स्टोरी। बूढ़े आदमी ने हमें पूरी कहानी सुनाई। तो सुनाना यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। टेल, उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया अस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया द होल स्टोरी। यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रुथ। आपको पुलिस को सच्चाई बता देनी होगी। यहाँ फिर से टेल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, जिसका सब्जेक्ट आपका यू है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं। पहला ऑब्जेक्ट व्यक्ति वाला द पुलिस है, जिसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा वस्तु वाला द ट्रुथ, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच। अब इसकी हिंदी मीनिंग यही है कि मैंने अपनी बहन के लिए घड़ी खरीदी। लेकिन बाई मीन्स खरीदना, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो पहला ऑब्जेक्ट यानी मैंने अपनी बहन के लिए घड़ी खरीदी, तो देखिए माई सिस्टर जो व्यक्ति वाला है वो पहले लगा है, और वॉच आपका जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट है वो बाद में लगा है। तो यहाँ पर माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ वॉच आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद ही डिड नॉट लीव अस एनी, उसने हमारे लिए एक भी नहीं छोड़ा। अब किसी भी वस्तु के लिए लगा हुआ है एनी, तो यहाँ पर जो है लीव छोड़ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हमारे लिए यानी अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एनी यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एनी किसी भी वस्तु के लिए कहा जा सकता है। शो मी योर हैंड, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको आगे बताया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यू साइलेंट होता है लेकिन ओमिट कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता। तो वो वर्ब से ही शुरू होगी, जब सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो वर्ब से ही दिखेगी। तो शो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मुझे अपने हाथ दिखाओ। तो अब शो का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर हैंड्स। तो ये आपका एक और पैटर्न आपको मिल गया एक्शन का। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ये दूसरा पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से समझिएगा जरा इस बात को। नंबर 4 आगे देखिए जरा। इसमें आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट है इसको चेंज किया जाता है। और किस वजह से चेंज करते हैं, उसमें सबसे प्रमुख वजह यह है कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना है, एक से ज्यादा शब्द अगर हैं तो हम इसको पीछे ले जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें वर्ब के और क्लोज दिखाना होता है, इसकी क्लोजनेस होती है वर्ब से। तो किसी भी वजह से ध्यान दीजिएगा, चाहे पहली वजह हो या दूसरी वजह हो, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टर करते हैं, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, अगर आप इस पोजीशन को चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा जब भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो ये नाराज हो गया जैसे समझिए। अब इसमें भी एक एनालॉजी ले लेते हैं साथ में तो याद रहेगा। आपका एक दोस्त आया हुआ है आपकी शादी में, अकेले आएगा तो आप उसको अपने पास पास रखेंगे, हर जगह पास पास रखेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अपने साथ दो चार को और लेके आ जाए तो क्या आप पास पास रख पाओगे? नहीं रख पाओगे आप। फिर आप क्या करोगे, आप उसको थोड़ा सा पीछे कोशिश करोगे चला जाए। तो पीछे जब आप उसको ले जाओगे, भेजोगे, तो आपको इस बात का भी डर है कि वो नाराज हो सकता है। तो आपने उसके साथ में कोई एक व्यक्ति लगा दिया, कोई एक आपने वेटर लगा दिया जो उसका पूरे टाइम ख्याल रखे। तो आप उसको पीछे तो भेजोगे लेकिन वेटर के साथ। तो यूं ही समझिए कि जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा, और जा क्यों रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द हो गए इसके अंदर। तो जब ये पीछे जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जब ये पीछे जाएगा तो एक वेटर आप लगा देंगे इसके साथ, और वो है प्रीपोजिशन टू। 99% केसेस में जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाता है तो उसके पहले मतलब 99% में टू का यूज होगा। एक तो प्रीपोजिशन आना ही है। कुछ वर्ब हैं जिनके पहले फार लगाया जाए, जिनके साथ फार आप यूज करते हैं, अदरवाइज आप ज्यादातर जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो आप टू का यूज कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, व्यक्ति वाला पहले आता है, वस्तु वाला बाद में आता है, तो आपको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वस्तु वाला पहले लिख दिया और व्यक्ति वाला बाद में चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो फिर यहां पर आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन टू या फार लगाना पड़ेगा, फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे। और ध्यान दीजिए, जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा प्रीपोजिशन के बाद, ये तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद आ जाएगा, तो फिर अब इसको ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ये तो प्रीपोजिशन के बाद हो गया ना, तो ये कहलाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये बाद में चला जाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा,
अब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। पूरी इंग्लिश के अंदर दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाती है, और जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आती है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो चलिए, ये हमारा जो चौथा सेंटेंस बना जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। ये जो चौथा था, चौथा पैटर्न, उसी में अरेंजमेंट चेंज हुआ है और इस तरह बना पैटर्न नंबर 5। तो चलिए किताब फिर उठाइए अपनी और उसमें फिर से पैटर्न नंबर 5 के एग्जाम्पल को देखिए। इसमें भी देखिए पहले सेंटेंस में लेंथ वर्ब ही यूज की गई है, जैसे 4 नंबर में लेंथ वर्ब थी, इसमें भी लेंथ है, लेकिन हुआ क्या कि माई पेन अब पहले आ गया। और देखिए अफ्रेंड ऑफ माइंड, अकेला नहीं है, अफ्रेंड, अफ्रेंड ऑफ माइंड, 1 2 3 4, 4 कर पीछे चला गया और प्रीपोजिशन आपने टू लगा दिया, और जैसे ही आपने प्रीपोजिशन टू लगाया वो बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वर्ब के तुरंत बाद, वो पीछे जाने पर प्रीपोजिशन के पीछे चला गया और कहलाया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मीनिंग सेम रहेगी। मैंने अपना पेन अपने एक दोस्त को उधार दे दिया, या मैंने अपने एक दोस्त को अपना पेन उधार दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह द टीचर गेव, अब देखिए गेव आया, होमवर्क पहले आ गया और उधर अस के बजाय ऑल ऑफ अस, दोस्त अकेला नहीं है, 2 3 को अपने साथ ले आया तो पीछे ढकेल दिया और एक वेटर दे दिया टू। तो द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस 3 शब्द हो गए, पीछे गया, होमवर्क पहले आ गया, बीच में प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। अध्यापक ने हम सभी को होमवर्क दिया। वी हैव पेड, देख लीजिएगा ऊपर वाली ही वर्ब यूज हो रही है, केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। वी हैव पेड द मनी टू द प्रोपराइटर, अब द मनी यहां पर है, प्रोपराइटर पीछे। तो मैंने 2 वजह बताई थी, एक ये हो सकता है कि जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमें वर्ब के ज्यादा क्लोज ले जाना हो, उसे क्लोजनेस शो करनी हो, तो भी हम अरेंजमेंट को चेंज करेंगे। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में शब्दों की संख्या ज्यादा है तो भी हम उसे पीछे ले जाएंगे। 2 वजह हैं। तो ये इसलिए देखिए द प्रोपराइटर एक ही है लेकिन पीछे चला गया, मनी पहले आ गया, फिर भी द प्रोपराइटर पीछे जाएगा तो टू लगा। ही टोल्ड द न्यूज टू एवरीबडी इन द विलेज, अब एवरीबडी इन द विलेज ये पूरी एक लंबी स्ट्रेंथ है, इसलिए पीछे ले जाया गया इसको। द न्यूज आपका पहले आ गया और एवरीबडी इन द विलेज से पहले टू यूज कर दिया गया। हम उसने गांव में हर व्यक्ति को खबर बताई। आगे लिखा है ही प्रोमिस द मनी टू मी, अब यहां पर जो है मनी को करीब दिखाना था तो आपने बहरहाल अरेंजमेंट किसी भी वजह से चेंज करें, अरेंजमेंट किसी भी वजह से चेंज करें, व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो उसके पहले आपको प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करना है। उसने मुझे धन का वादा किया या उसने मुझसे धन का वादा किया, ये भी कह सकते हैं आप। आई हैव बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर, ऊपर लिखा था आई बॉट माई सिस्टर अ वॉच, जब माई सिस्टर पहले आया था तो कोई प्रीपोजिशन नहीं था, लेकिन यहाँ माई सिस्टर जैसे ही पीछे गया प्रीपोजिशन फॉर लग गया। बाई के साथ में आप फॉर का यूज करते हैं। तो मैंने अपनी बहन के लिए एक घड़ी खरीदी, इसका भी मतलब वही है। मिस्टर रमन सोल्ड हिज कार टू अ मैन फ्रॉम मुंबई, अब यहां पर देखिए अ मैन फ्रॉम मुंबई ये कई शब्दों से मिलकर बना हुआ ऑब्जेक्ट है, पीछे चला गया, टू लगा हुआ है। हिज कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया वस्तु वाला। मिस्टर रमन ने मुंबई से एक संबंध रखने वाले व्यक्ति को अपनी कार बेची। शी मेड कॉफी फॉर ऑल ऑफ अस, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कॉफी पहले आया है, ऑल ऑफ अस बाद में आया है, फॉर प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है। तो ये आपको डेफिनेटली मैं बता दूंगा, ये आपको शीट वगैरह के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, वो सिंटैक्स है। अभी आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, सिंटैक्स आपको अलग से बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब के साथ आप फॉर यूज करें। तो मैं समझता हूं कि पैटर्न नंबर ये 5 भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर देखिए आपने, हाँ बताइए, पूछिए।
वो गलत है, वो गलत लिखा है आपकी बुक में, हो सकता है गलत आ गया हो। पैटर्न नंबर 4 में जो आप वो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मिसप्रिंट होगा। अरे मैं बोल रहा हूं, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मिसप्रिंट होगा उसमें। सभी की किताब में है कॉम्प्लीमेंट। तो वो किसी में हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो कुछ वर्जन आए हैं उनमें मिसप्रिंट है आपका, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से समझिए। और रेन एंड मार्टिन जो है कम से कम हो सकता है, मैं मतलब संयोग से नहीं होगी अगर मैं कहूं कि 100 टाइम्स कम से कम सेम चीज मैं पढ़ और पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट मत रखिए मन में। और मिसप्रिंट होगा ये, और इसको आप बाद में लिख के भी भेज दीजिएगा। कोई इस तरह की डाउट हो तो आप लिख करके तुरंत भेज दीजिएगा, और लिख करके आप दे देंगे तो आपकी क्वेरी बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी। और क्लास में क्या होता है कि बीच में जो है जैसे आवाज में आने जाने में डिस्टरबेंस हो सकता है, तो कोई भी डाउट लगे आप व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। तो ये इतनी बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? सभी लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? किसी को कोई ना समझ आया हो तो मैं अभी रिपीट कर दूं। ठीक। तो देखिए अभी तक आपने जो है, अब ये एक्शन 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 चल रहा था, अब आपको मैं एक वर्क भी दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं चलेगा, केवल आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आप अपनी बुक उठाइए और बुक में अब बुक 1 में चलिए। जो कुछ भी बताया गया है इससे संबंधित काम भी करना है। अब बुक 1 में चैप्टर नंबर 20 है द वर्ब। चैप्टर नंबर 20 है द वर्ब। वर्ब में पहुंचिए, द वर्ब जो लिखा हुआ है। पहुंच गए सब लोग चैप्टर नंबर 20 में? मेरी बुक में ये पेज नंबर 54 में है। आपको नजर आ रहा होगा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जो अभी तक मैं पढ़ा रहा था। पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है। रेना एंड मार्टिन ने पहला चैप्टर ही यही रखा है वर्ब का। तो ये मिल गया सबको कि नहीं? अब देखिए, अब कुछ जरूरी बातें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं और बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के मद्देनजर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी मैं चल रहा हूं जितना मैं बढ़ सकता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कभी कभी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इतनी चीजें बाद में फिर दोबारा ले लूंगा। अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में ही हम एक्शन के अंदर की ही और अच्छी अच्छी बातें समझ लें तो बेहतर होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक वर्ब को आप दोनों तरह से यूज कर देते हैं। जैसे स्टॉप है। अब स्टॉप का को आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, द ट्रेन स्टॉप्ड, या सडनली स्टॉप, या सडनली आप बाद में लिख लीजिए, या सिर्फ आप अभी मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगा देता हूं, द ट्रेन स्टॉप। अगर ये लिखा हुआ द ट्रेन स्टॉप्ड, तो बताइए इस स्टॉप का मतलब रुकना हुआ कि रोकना हुआ? रुकना। क्या बोलेंगे? रुकना। तो यहां पर देखिए, ये जो स्टॉप है इसके बाद कोई दूसरी नाउन नहीं है, तो ये यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक। लेकिन अगर मैं लिख दूं द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, फुल स्टॉप। अब बताइए, एक तरफ ड्राइवर और एक तरफ द ट्रेन, अब इस स्टॉप्ड का मतलब रुकना हुआ कि रोकना हुआ? अब इसका मतलब रोकना हो गया, तो ये अब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? आपने इसी तरह से पढ़ा था, द बेल हैज
रंग, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? द बेल हैज रंग पीछे मिला था। अब इस बताओ, रिंग का मतलब बजना हुआ कि बजाना हुआ? बजना हुआ। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई? क्योंकि देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं, इसके बाद कोई नाउन नहीं। लेकिन अगर आप यहीं पर लिख दें द प्यून हैज रंग द बेल, अब बताओ इस हैज रंग का मतलब बजना या बजाना? अब ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 20 में बहुत अच्छे से समझाया गया। मैं वो सारी बातें बता दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 20 पूरे ध्यान से आज कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिए, रेन एंड मार्टिन अगर आपके पकड़ में आ गई तो आप बड़े काम के आदमी बनने वाले, चाहे वो एग्जामिनेशन के मद्देनजर हो या आपके ऐसे ही इंग्लिश के आने के मद्देनजर हो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश समझ में आने लगेगी। इसको ध्यान से पकड़िए, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके सामने आएगी। तो देखिए, कुछ वर्ब आपकी ऐसी हैं कि जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज होती है, मीनिंग बदल जाती है। जैसे वहां पर आपने देखा था, लिखा था बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, तो फ्लाई आपका उड़ना था। लेकिन जरा सोचिए, अगर वहीं पे लिख दिया गया होता द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, अब बताओ यहां पर जो है अगर ये काइट्स आ गया होता तो ये फ्लाई का मतलब उड़ना हुआ कि उड़ाना हुआ? तो अब ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन गई कि नहीं? लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, बन गई कि नहीं? इसी तरह से जैसे शाइन था, द मून इज शाइनिंग लिखा हुआ था, द मून इज शाइनिंग। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये इंग्लिश की, इनको आपको पढ़ना है। तो अगर हमने लिखा होता कि द सोल्जर शोन, शाइन की सेकेंड फॉर्म शोन हिज शूज, अगर ये लिखा होता तो ये बताओ, ये शाइन का मतलब चमकना है या चमकाना है? तो अब यहां हो गया सिपाही ने अपने जूते चमकाए। अब ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ये बात समझ आई कि नहीं? तो एक तो ये सिचुएशन बन रही है कि जब वर्ब आपकी मीनिंग बदल दे रही है, चमकने से चमकाना, उड़ने से उड़ाना, रुकने से रोकना, बजने से बजाना, यहां मीनिंग बदल करके ये आपकी सेम वर्ब इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन गई। लेकिन कभी कभी मीनिंग बदले बगैर वो इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन जाएगी। जैसे आपने लिखा सिंग वर्ब आई, तो जैसे हम कहते हैं कि भाई सी सैंग, अब अगर आप लिख देते हैं सी सैंग अ सॉन्ग, वहां पर एक आया था इस तरह का, तो सैंग के बाद अगर आप सॉन्ग भी लगा देते हैं तो ये बताइए ट्रांजिटिव बन गई कि नहीं बन गई? और उसके बाद आप इसी तरह जैसे प्ले में भी है, जैसे मैं लिखूं कि व्हेन एवर आई एम फ्री आई प्ले, सिर्फ मैं लिख दूं आई प्ले, जब भी मेरे पास समय होता है मैं खेलता हूं। अब ये बताओ यहां पर प्ले जो लिखा हुआ है, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? क्यों इसे इंट्रांजिटिव मानेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी नाउन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता व्हेन एवर आई एम फ्री आई प्ले क्रिकेट, तो जैसे ही मैं कह देता आई प्ले क्रिकेट, अब बताओ ये प्ले क्या हो गई? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? ये ट्रांजिटिव हो गई बिना मीनिंग बदले, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये क्लियर है? इसके बाद और देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जब वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बनेंगी तो अपना फॉर्म बदल देंगी। इसमें से मैं आपको 3 प्रमुख वर्ब बताना चाहूंगा। जैसे एक है फाल और दूसरा है फेल। अब बताइए फाल और फेल में क्या फर्क है?
जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, फाल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। तो आप मीनिंग के अनुसार आप बताओ इनमें से कौन सी आपको अकर्मक और कौन सी सकर्मक लग रही है, बताइए। ये एक, हाँ, गिरने में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन गिराने में दो की जरूरत है। एक तरफ गिराने वाला तो दूसरी तरफ गिरने वाला। तो देखिएगा जरा, इसमें बहुत अलर्ट रहिएगा। फाल की फॉर्म क्या बनती है? फाल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, जो इस फर्स्ट फॉर्म के जैसी दिखती है। अलर्ट रहें। लेकिन इस फेल के बाद कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और इस फेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है फाल, फेल, फालेन। यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब। और फेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड। फेल की सेकंड फॉर्म भी फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड। इनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा और ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये देखिए, मीनिंग भी बदल रही है और स्पेलिंग भी बदल रही। आप बात समझ रहे हैं मेरी? बाकी लोगों को सबको समझ आ रही बात की नहीं? इसके बाद में दूसरा पेयर एक और देखिए, ये है आपका लाई और ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाई का मतलब होता है लेटना और ले का मतलब होता है लेटना, लेटाना या रखना। रखने के अर्थ में बहुत बार यूज किया जाता है ये। तो ये लेटना या लेटाना या रखना, इनमें से कौन सी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव लग रही? लेटने में किसी की जरूरत नहीं, आप लेट गए। लेकिन इसमें रखने या लिटाने के लिए कोई दूसरी वस्तु चाहिए जिसे आप रखेंगे या लिटाएंगे। तो ये इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव। लेकिन इसमें भी यही कहानी है। लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ले होती है। अब देखिए ये भी मैच कर रही है। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और इसके बाद लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई, ले, लेन। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन ये जो ले है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लेड और थर्ड फॉर्म भी होगी लेड। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या ये समझ आया आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं। ये क्लियर हुए दोनों पेयर कि नहीं? तो ये तो आप दो याद ही रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली कॉम्बिनेशन है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसको सिर्फ एक ही आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद या इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद एडवर्ब हमेशा आ सकता है। जो चीजें आपको बताई गई हैं, चाहे पैटर्न नंबर 1 हो, चाहे पैटर्न नंबर 3 हो या 4 हो या 5 हो, उनके बाद जितनी वो चीजें थी वो इसेंशियल थी। इनके बाद अगर कुछ भी आएगा प्रेडिकेट में तो एडवर्ब होगा। वो एडवर्ब के बारे में बाद में बताया जाएगा, वो आज हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक चीज और आपको मैं केवल बताना चाहूंगा इसमें, जो स्पेलिंग भी बदल जाती है मीनिंग के साथ। जैसे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं राइज। अब राइज मीन्स क्या होता है? उठना या निकलना। उठना या निकलना। और ये राइज आपकी क्या है? ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो राइज, रोज, राइजन करते हैं आप, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जो उठाना होता है, उठाने के लिए राइज कभी नहीं यूज करना चाहिए। वो क्या होती है? रेज। रेज मीन्स होता है उठाना। अगर आपसे कोई कहे अपना हाथ उठाइए, तो आप राइज यूज करेंगे कि रेज यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? राइज योर हैंड या रेज योर हैंड? हाँ, तो रेज योर हैंड यूज करें तो रेज, रेज्ड, रेज्ड। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये क्या आपको जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का समझ आया आपको? कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब को भी ट्रांजिटिव की तरह यूज कर देते हैं और किसी ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव की तरह यूज कर देते हैं। कई बार मीनिंग चेंज हो जाती है।
कई बार स्पेलिंग चेंज हो जाती है मीनिंग के साथ साथ, कई बार मीनिंग नहीं भी चेंज होती है। सारी तरह की चीजें मैंने आपको अभी दिखाई हैं, लेकिन और ज्यादा एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 20 पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा टारगेट था उसमें आपने ट्रांजिटिव वर्ब समझा, इंट्रांजिटिव वर्ब समझा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझा। अब हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। और दूसरा जो प्रेडिकेट है आपका स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट, उसको आज हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम वो भी पढ़ा देंगे तो सब जो है गुत्थम गुत्था हो जाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आज केवल इतना ही रखा जाएगा। तो अब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में जरा ध्यान से समझिए। कल से वोकैब भी शामिल हो जाएगी। आज आपको हम वोकैब का देंगे मैटर, और कल से वोकैब भी शामिल हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 20 में ही आइए, यहां पर देखिए इन्होंने चैप्टर नंबर 20 में ही एक आगे दिया हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज्ड एज ट्रांजिटिव। जब इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव की तरह से यूज किया जाएगा तो उसमें कई सारे इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एक रूल नंबर 189 है, इस पे आप आइएगा। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं उसके बारे में आप समझिए। जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से ही एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को वर्ब से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाली नाउन जब वर्ब को मॉडिफाई करके बनाई जाए, वर्ब में वर्ड फॉर्मेशन का फार्मूला लगाकर बनाया जाए, तो ऐसी नाउन जो वर्ब से ही बने, उसी वर्ब से जो नाउन बनेगी वो आपका ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, आई हैव फॉट अ गुड फाइट। आई हैव fought a good fight। अब ध्यान दीजिए, ये फाइट और ये भी फाइट, ये वर्ब वाली फाइट और ये नाउन वाली फाइट। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। वो लिखते हैं ऊपर, देखिए इस चीज को जो उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़कर समझा देता हूं। लिखा है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स टेक आफ्टर देम एन ऑब्जेक्ट एकिन और सिमिलर इन मीनिंग। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेती हैं जो मीनिंग में उसी की जैसी होती है, सिमिलर होती है। आगे लिखा है टू द वर्ब सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर फाइट फॉट जैसी ही है, फाइट इधर भी इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और इधर आपका जो है ये नाउन बना हुआ है। आगे लिखा है ही लाफ्ड अ हर्टी लाफ। लाफ और लाफ एक जगह वर्ब के रूप में, दूसरी जगह ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो ऑब्जेक्ट की जगह लाफ आया है उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम। मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। अब वहां भी ड्रीम्ड भी है, ड्रीम्ड वो भी वर्ब, और इधर आपका ड्रीम लगा हुआ है, ये भी आपकी नाउन ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गई। इसी तरह के सारे सेंटेंस ये दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है। अब ये चैप्टर नंबर 20 और पीछे जो पैटर्न नंबर 1, 3, 4, 5 चार पैटर्न आपको बताए गए। तो आज आपको जितना अध्ययन कराया गया है ध्यान से सुन लीजिए। इससे ज्यादा अगर हम कराएंगे तो ये हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि आपको इसे पढ़ना भी है, एक्सरसाइज भी ध्यान से करनी है। तो आज आपको एक्शन रिलेटेड प्रेडिकेट बताया गया है, और एक्शन रिलेटेड प्रेडिकेट आपके दो तरह के होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब रखने वाले प्रेडिकेट और ट्रांजिटिव वर्ब रखने वाले प्रेडिकेट। इंट्रांजिटिव वर्ब का केवल एक ही पैटर्न बताया था, पैटर्न नंबर 1, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के 3 पैटर्न आपने समझे, पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4, पैटर्न नंबर 5। और इसी के साथ आपने समझा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनके अरेंजमेंट कैसे चेंज होते हैं, अकेला ही सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट कैसे आएगा पैटर्न नंबर 3 में। तो इसके अलावा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आपने समझा। अब चैप्टर नंबर 20 पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 20 बताया गया है, अब इसको ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जहां पर भी आपको डाउट लगेगा वो आपको पूछना भी है। हाँ भाई रिंकू सिंह, आप व्हाट्सएप में लिख रहे थे कोई और क्वेरी कल की, बताइए क्या क्वेरी थी आपकी, क्या चीज, सब्जेक्टिव।
कहीं भी हो सकती है, मैं समझ गया। आप जो वो एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं, सारे लोग अब वहां पर आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1 में। आइए सब लोग, कल जो एक्सरसाइज दी गई थी वहां पर आइए, और ये सेंटेंस नंबर 26 और 27 की बात कर रहे हैं, तो वो हम जरा समझा देते हैं। एम आई राइट रिंकू सिंह? मालूम है, वो मैं पहले ही बताने वाला था। तो जरा ध्यान से देखिए, जरा आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 अगर की होगी तो इसमें सेंटेंस नंबर 26 में लिखा है अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप बहुत अच्छी तरह मैं समझाने वाला हूं इस बात को, जरा गौर से समझिए। इसी तरह के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ है अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, यही लिखा है ना। तो यहां पर जरा आप गौर से देखिए, इन पूरे के सारे शब्दों में आपको वर्ब क्या नजर आ रही है? ये हियर्स नजर आ रही है, सुनना। हियर मीन सुनना हुआ। अभी अभी जो मैं पढ़ा चुका हूं उससे क्लियर हो जाएगा। आप ही को जवाब देना है रिंकू सिंह, हियर मीन सुनना हुआ कि नहीं? तो सुनना ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया? मीनिंग के अनुसार बताइए। सुनने में एक गलत, सुनने में दो नाउन का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक सुनने वाला और दूसरा जो चीज सुनेगा। नहीं होगी दो नाउन? सुनने में दो नाउन होती है कि नहीं? एक जो सुनने वाला और दूसरा जो चीज सुनेगा। गाना सुन सकता है, आवाज सुन सकता है, शोर सुन सकता है, नहीं सुनेगा। तो जो चीज सुनेगा वो नाउन नहीं होगी क्या? वो भी तो नाउन होगी, हर वस्तु नाउन है। तो आप ये बताओ, जब भी हियर वर्ब आएगी तो सुनने वाली नाउन पहले और जिसे सुनेगा वो बाद में आनी चाहिए, और बीच में हियर आनी चाहिए कि नहीं? अब आपके पास दो नाउन है, एक है अ बार्किंग साउंड और दूसरा है द शेफर्ड। अब आप निर्धारित करो कौन किसको सुनेगा। बार्किंग साउंड, साउंड सुनेगा गड़रिया को? किसी और दुनिया में रहते हो क्या यार? ये पर्सन है और ये थिंग है। शेफर्ड सुनेगा या साउंड सुनेगा? शेफर्ड साउंड को सुनेगा कि साउंड शेफर्ड को सुनेगा? हाँ, तो फिर सीधी सी बात, तो जो सुनेगा ये आपकी सब्जेक्ट हो गई और जिसे सुना जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो गई। नहीं आई बात समझ? अब इसको सीधा करोगे तो हो जाएगा द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। क्लियर? एक एक और 27 भी देख लीजिए, वो भी हमें समझाना ही था, आप ना भी पूछते तब भी हम समझाते। 27 में देखिए लिखा है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और इसके बाद लिखा हुआ है लिव्स अ हर्मिट, लिव्स अ हर्मिट। अब इसमें बताइए एक्शन क्या है? एक्शन वर्ड क्या है? ये लिव्स है कि नहीं है? अब लिव, लिव मीन्स क्या होता है? रहना। अब रहना कैसी वर्ब है? ये अकर्मक वर्ब है या सकर्मक वर्ब है? ये अकर्मक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। रहने वाले में केवल रहने वाले की जरूरत होती है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसका कर्म मिलाकर फ्रेज बनता है। तो ऑन अगर आया है तो द टॉप उसका कर्म है, ऑफ आया है तो द हिल उसका कर्म है। ये दो फ्रेज मिलाकर के पूरा एक फ्रेज है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और ध्यान दीजिएगा, जब भी जो है फ्रेज इस तरह बन जाता है तो ये या तो कोई स्थान बताता है या तो समय बताता है। तो पहाड़ी की चोटी पर, ये आपका स्थान बताने वाला एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। तो ये बताओ, टॉप रहता है, हिल रहता है, या फिर ये हर्मिट रहता है? रहने का काम किसका है? रहने का काम हर्मिट का है।
तो ये हर्मिट आपका सब्जेक्ट हो गया जो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। अब आप अगर इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। बाद में यूजुअल जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि सब्जेक्ट को पहले रखा जाए, बाकी चीजें बाद में आए। लेकिन कभी कभी लिटरेरी स्टाइल में चीजों को आगे पीछे कर दिया जाता है, या इम्फेसिस देने के लिए, किसी चीज पर इम्फेसिस देने के लिए आगे पीछे कर दिया जाता है। लेकिन जब आप समझदार हो जाओगे ना, जब आपको ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, तो कहीं भी रख दे आप ढूंढ के निकाल लोगे, पकड़ के खींच लोगे कि ये रहा सब्जेक्ट, इसका है एक्शन। नहीं आई बात समझ में? तो ये यहां पर क्या सब्जेक्ट कहलाएगा, अ हर्मिट। लिव उसकी इंट्रांसिटिव वर्ब, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। क्लियर है इतनी बात? तो अब आप लोगों का आज का काम क्या है, चैप्टर नंबर 20 पूरा कंप्लीट करना है और उसकी एक्सरसाइज करना है, ध्यान से पढ़ना है। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो चीजें बताई गई हैं आप इनको ध्यान से समझ करके रखिए। इनका बहुत, ये अपने आप में तो बड़े काम की है ही, इनका जो इम्प्लीकेशन है वो सारी जगह पर आपको मिलेगा। सारी चीजें पढ़ने में इनके बारे में चर्चा आएगी, बार बार इनकी बात की जाएगी, बार बार इन्हें रेफर किया जाएगा। और ध्यान से देखिए, आज कल से हम जो है और इसको एक्सपेंड कर देंगे क्लास को। कल से वोकैब भी शामिल करेंगे, क्लोज टेस्ट भी शामिल करेंगे, धीरे धीरे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल सुबह मिलते हैं। आज जो आपको काम दिया गया है चैप्टर नंबर 20, उसे ध्यान से पढ़िए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझ के रखिए। और बाकी कल मिलते हैं, जो वर्क देना होगा मैं और दिन में आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।